अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। आप में से जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, जब भी आप देखते हैं वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आती तो डिसलाइक कीजिए। और आपकी राय का भी मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। ज़रूर अपनी राय मुझे भेजते रहा कीजिए। मेरी कोशिश होती है आप लोगों से राब्ते में रहूं। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू सुनवाने वाली हूं जिनके बारे में मैं आपसे ये कहूँगी कि अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी में, यानी इस तवील पेशा वाराना ज़िंदगी में बहुत सी शख्सियात से मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन जिन शख्सियात से मुलाकात के तासुर को लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन ना हो, अदाकार दलीप कुमार उनमें से एक हैं। ये तकरीबन कोई 25 बरस कबल का जिक्र है। दलीप कुमार अपनी अहलिया सायरा बानो के हमरा तातीलात गुजारने के लिए लंदन शहर आए थे और यहीं एक बहुत खूबसूरत इलाके में अपने फ्लैट में मुकीम थे। मैं और हिंदी सर्विस के हमारे एक साथी शिवकांत उनसे इंटरव्यू करने उनकी क़याम गाह पर गए तो मुझे बिल्कुल ये यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, यानी अदाकार दलीप कुमार से मैं मिलने वाली हूँ थोड़ी देर में। और उनसे मिलने की बेचैनी इस कदर थी कि हम वक्त से बहुत पहले ही उनके फ्लैट पर पहुँच गए। खैर, ऐन वक्त मुकर्ररा पर हमने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और हमारे सामने सायरा बानो खड़ी थी। यकीन कीजिए, पर्दा सीमी पर हसीन नजर आने वाली सायरा बानो हकीकी ज़िंदगी में भी उतनी ही खूबसूरत हैं। मैंने दिल में सोचा कि तभी तो दलीप कुमार साहब आप पर मर मिटे थे। खैर, उन्हें हमारे आने का इल्म था, सलाम अलैक हुई, मगर फिर बोली कि साहब तो अभी तैयार नहीं हैं। खैर, खासे इंतज़ार के बाद सादा सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद तहमत ज़ेब तन किए दलीप कुमार कमरे से बाहर आए और बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले हमसे देर से निकलने पर माजरत की। मगर सच तो ये है कि उनसे मिलने के शौक़ में इस इंतज़ार की भला किसे परवाह थी। मुग़ल आज़म का शहज़ादा सलीम हमारे सामने खड़ा था और मेरी तो बिल्कुल वो कैफियत थी कि उनको देखूं या उनसे बात करूं। कई अशरों तक फिल्मी उफ़क़ पर चमकने वाले दरख्शां सितारे के रूबरू होना, उनसे बात करना बस एक हसीन ख्वाब सा लग रहा था। मैं समझती हूँ कि दलीप कुमार को महज एक अहद साज अदाकार कहना काफ़ी नहीं होगा। वो खुद में एक यूनिवर्सिटी हैं। उनकी इंतहाई कामयाब फिल्मों की यूँ तो एक बहुत ही तवील फहरिस्त है जिनके सबके नाम मैं शायद यहाँ पर ना गिनवा सकूँ, मगर उनमें से चंद एक फिल्में मसलन मुग़ल आज़म, गंगा जमुना, देवदास, अंदाज, राम और श्याम ऐसी फिल्में हैं जिनके किरदारों में वो अमर हो गए और बाद में आने वाले अदाकार भी उन्हीं से मुतासिर नजर आए। शायद हमारी आज की नस्ल इससे वाकिफ ना हो और आप लोगों ने शायद उनकी फिल्में ना देखी हों, लेकिन यकीन कीजिए, दलीप कुमार की फिल्में देखकर बिल्कुल यूं लगता है जैसे फ़न अदाकारी उन्हें वदियत हुआ हो। मगर इस फ़न को उन्होंने किस कदर जांसोज़ी और संजीदगी से निभाया है, इसका इजहार खुद उन्होंने अपनी गुफ्तगू में हमसे किया। उन्होंने अपनी एक कामयाब फिल्म कोहिनूर का तस्करा किया और बताया कि इस फिल्म में उन पर एक ऐसी कव्वाली फिल्म बंद होनी थी जो क्लासिकी अंग में गाई गई थी। उसकी फिल्मबंदी के दौरान चेहरे के तासुरात में हकीकत का रंग भरने के लिए वो 1 माह तक क्लासिकी गायकी के असरारो रमूस समझते रहे और इसकी प्रैक्टिस करते रहे, तब कहीं जाकर कव्वाली की फिल्मबंदी हो सकी। अदाकार दलीप कुमार कहते हैं, अदाकारी इश्क है, जुनून है, एक तहजीब है जिसके लिए रूह की बालिदगी के साथ साथ बेहतरीन तख्लीकी अदब और सकाफत भी एक लाजमी शर्त है। मगर उन्होंने कहा कि अफसोस है कि हम बज़ाहिर तरक्की तो कर रहे हैं, गोला बारूद तो बना रहे हैं, मगर हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। इसीलिए आज की फिल्में बस महज उछल कूद होकर रह गई हैं। और ये उन्होंने आज से कोई 24-25 बरस कबल कहा था।
शुस्ता उर्दू में दलीप कुमार की गुफ्तगू सुनते हुए कई मरतबा मुझे बिल्कुल यूं लगा कि जैसे मैं किसी अदाकार से नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े दानिश्वर से बात कर रही हूं। मगर फन की बुलंदियों पर पहुंचे हुए इस तख्लीकार का कहना था कि लगता है कि अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, नशे तो नहीं पिलाई गई। फिल्म की अदाकारी जो है इस तरह का एक खेल भी है जो अपने आप से ही आप खेल रहे हैं, लेकिन इसमें अंदर की मशीनरी और अंदर का इक्विपमेंट बड़ा साफ होना चाहिए। तारों का ज़मीं पर है मिलन, आज की रात दो सितारों का। लेकिन देवदास क्या है, शायद आपके ज़हन पर बहुत हावी है और लोगों के ज़हन पर भी बहुत हावी है वो किरदार। हम दर्द के मारों का इतना ही फसाना है, पीने को शराबे गम का निशाना है। दलीप कुमार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मसरूफियत में हमारे लिए वक्त निकाला। आप तो माशाल्लाह एक एहसास शख्सियत हैं और आपके तमाम तवील फनी सफर का इस मुख्तसर से वक्त में अहाता करना तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अगर सिर्फ आपकी कामयाब फिल्मों के नाम ही गिनवाने शुरू किए जाएं तो ये मुख्तसर सा वक्त गुजर जाएगा। लिहाजा चंद बातें। हमारे बहुत से सुनने वाले ये जानते हैं कि दलीप कुमार बनने से पहले आप यूसुफ खान थे और यूसुफ खान पाकिस्तान के शहर पेशावर में पैदा हुए थे। यूसुफ खान से दलीप कुमार के अफसानवी किरदार में ढलने के बाद और एक तवील अरसे के बाद आप 1988 में अपने आबाई शहर पेशावर गए, तो कैसा महसूस हुआ? जो कि फितरी नेचुरल रिएक्शन हो सकता है वैसे ही हुआ मुझे। लफ्ज़ों में ढालना उसको मुश्किल है। ऐसे लगता है जैसे ये दरो दीवार कुछ कह रहे हैं, जैसे पूछ रहे हो कि इतने दिन कहाँ थे। बाकी सब हंगामे में लोग ज़्यादा आ गए तो फिर वो उलझन सी हो गई, जल्दी जाना पड़ा वहाँ से। वहां जाके आपने सोचा कि दलीप कुमार में यूसुफ खान कहीं गुम हो गए, उन्हें ढूंढा आपने? नहीं, ये आप लोगों का ख्याल है। जो अंदर का आदमी है वो तो हमेशा रहता है, और जो एक आदमी अपना नाम रख लेने से यानी फितरत तो उसकी नहीं बदलती है, हालात और आसपास का माहौल जो है उसकी रंग और बू को देखकर इंसान अपने लिए एक नाम रखता है, और मुझे उसका भी लिहाज ख्याल है, और उसके अंदर कौन काम कर रहा है उसका नाम चाहे कुछ हो, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो सरवर हो, चाहे कुछ हो, लेकिन ये दोनों शख्सियतें जो हैं ये बाहम शीर व शकर जिसको कहते हैं वो कैफियत है इनकी। सेहतमंदी इसी में है। दलीप साहब, सन 40 की दिहाई के आखिरी बरसों में और 50 के अशरे में आपने बेशुमार ट्रेजेडी किरदार अदा किए, मसलन दाग, नदिया के पार, आरसू, अंदाज, बाबुल और देवदास। और एक ट्रेजेडी की की हैसियत से आपने दायमी शोहरत हासिल की, इसकी कोई खास वजह? ये कोई शक नहीं कि कई ट्रेजेडी पैर दर पैर मुझे करनी पड़ी, और उसी को बैलेंस करने के लिए मैंने दूसरे किस्म की फिल्म लिए, जैसे शबनम था या आज़ाद, कोहिनूर, ये फिल्में, ताकि इंसान एक बैलेंस शख्सियत, वरना सिनेमा में शख्सियत फिक्स रहती है, आदमी एक ही रहता, कहानी उसके इर्द गिर्द फ्रेमवर्क उनका बदलता रहता। गंगा जमुना भी जो ये एक अलग है। देवदास was an introverted character. There was introversion in him, more of introspection.
اب گنگا جمنا جو ہے وہ رورل قسم کی وائٹیلٹی ہے اس میں. نین لڑ جئی ہیں تو منوا ماں کسک ہوئی بے کری پریم کا چھٹی ہے پٹاخا تو دھمک ہوئی بے کری نین لڑ جئی ہیں تو منوا ماں کسک ہوئی بے کری. اچھا، گنگا جمنا آپ نے بنائی وہ ماشاءاللہ بہت باکس آفس پہ بے انتہا ہٹ رہی ہر لحاظ سے. اس کے بعد پھر آپ نے بالکل کوئی فلم سازی کی طرف بالکل کوئی توجہ نہیں تھی؟ ہاں، اس میں دقتیں ہیں. پیسہ مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے. اچھا، یوں تو آپ نے بہت سے عظیم ہدایت کاروں کے ساتھ کام کیا ہے، مگر کوئی ایسے ہدایت کار جن کے ساتھ کام کر کے آپ کی صلاحیتوں کو جلا ملی ہو؟ نتن بوس میرے خیال سے وہ ایک بہت اسکالرلی آدمی تھے اور بڑی جانچ تھی ان کو، اور اداکاری میں بھی انہوں نے کافی کچھ مشاہدہ تھا اور مطالعہ تھا. کیریکٹر کی ڈیپتھ میں جانا، اپنے آپ کو کیسے اس بات پر راغب کرنا کہ جو چیز فکشن ہے اس کو وہ حقیقت سمجھے. کوئی ایسا کردار جس کے انر کانفلکٹ کو سمجھنے میں آپ کو دقت ہوئی ہو، دشواری ہوئی ہو، اور آپ نے ایسا کوئی کردار؟ ایسے کئی کردار ہیں، جیسے نور اعظمی کو لے لیجئے، دیوداس کو ہی لے لیجئے. دیوداس میں کتنے انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں. سوچتا کچھ ہے، محسوس کچھ اور کر رہا ہے اور کہتا کچھ اور ہے. اس طرح کی اندر کی جو کانفلکٹس ہوتی ہیں نا، جو انسان سوچتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، یہ بڑی اچھی اور بڑی پلیزنٹ قسم کی ایکسرسائز ہے. یہ ویسے کھیل بھی ہے. فلم اداکاری جو ہے اس طرح کا ایک کھیل بھی ہے جو اپنے آپ سے ہی آپ کھیل رہے ہیں، لیکن اس میں اندر کی مشینری اور اندر کا اکوپمنٹ بڑا صاف ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس میں را میٹیریل جو ملے بڑا معیاری ہو. ہمارے پاس را میٹیریل نہیں ہے، ہمارے پاس لٹریچر نہیں ہے. ہم لوگ ہوائی جہاز بنا رہے ہیں، ہم بمبارڈ بنا رہے ہیں، آرٹلری بنا رہے ہیں، ٹینکس بنا رہے ہیں. ہم لوگ سارے ملکوں میں بڑے بڑے مکان اور بڑی بڑی عالیشان عمارتیں، بڑی بڑی فرنیچرز اور بننے، لیکن اندر کھوکھلا ہو رہا کلچر. لٹریچر ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ آپ دیکھتی کہ یہ عجیب قسم کی اچھل کود کے پکچر بنتے ہیں، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. فلم کو اگر امپروو کرنا ہے تو اس کے اندر کا لٹریچر پہلے یہ چیزیں جو ہیں پرائم کاسٹنگ کی جو ہیں، البتہ جہاں فرض کر لو کہ if I don't like to work in a given equation تو میں وہاں خود پیچھے لوٹ آتا تھا. پگ میں گھونگھر باندھ کے پگ میں گھونگھر باندھ کے گھونگٹا مکھ پر ایک تاثر یہ ہے کہ بھارت میں اردو کو زندہ رکھنے میں بھارت کی فلم انڈسٹری کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور ایک زمانہ تو یہ تھا کہ باقاعدہ جو فلموں کے ڈائلاگ تھے وہ لوگوں کو، فلم بینوں کو یاد ہوا کرتے تھے. تو اب جو فلمی ماحول ہے اس میں اردو کا کیا مستقبل ہے؟ اردو کا مستقبل، حقیقت تو یہ ہے کہ کسی بھی صحت مند زبان کا مستقبل کوئی شاندار نہیں ہے، خاص طور سے اردو کا، کیونکہ اردو رائج الوقت نہیں ہوئی. زبان تو ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی، لیکن کہیں اگر پڑھائی جائے اور
اسکول کے کریکولم میں وہ ضروری سمجھی جائے اور ویسے اتنی ہی فیسلٹیز اس کی اسکولوں کو ملیں تو وہ زبان زندہ رہ سکتی ہے. اگر اردو جرنلزم ہو، صحیفے ہوں، تو ان تمام اثرات سے آہستہ آہستہ اردو جو ہے وہ اس سے اثر انداز ہوتی ہے، ہو رہی ہے. اور زبان بڑی خوبصورت ہے، بڑی معنی آفرینی ہے اس میں. لیکن یہ ایک دور، ہر زمانے کی کچھ ٹریجڈیز ہوتی ہیں، یہ اس زمانے کی ایک ٹریجڈی ہے. دلیپ صاحب، جو افسانوی مقام آپ کو ملا اور شہرت کی جن بلندیوں پر آپ پہنچے، شاید چند ایک کو ایسا مقام نصیب ہوا ہو، لیکن جب آپ اپنے اس طویل سفر پر پیچھے کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا کوئی خواہش، کوئی خواب ادھورا ہے ابھی؟ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سب بات رہی گئی، کہی نہیں، ہم نے کام کیا ہی نہیں. صرف ایک ابتدائی درجے پر آ کے بہت کچھ کرنا تھا، اور انسان اس کی سوچ یا فکر یا اس کا شوق جو ہے، اس کا پھیلاؤ وہ بڑا وسیع ہے. اور میں اس طرف ہوں نا، منظر کے اس طرف ہوں، تو وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ ارے یہ تو ابتدا ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، کیا بنایا جو بنایا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں.